5 जून 2025 को यूक्रेन ने हाल के समय के सबसे तेज हवाई हमलों में से एक देखा। रशिया सेना ने ड्रोन और मिसाइलों से एक साथ कई शहरों को निशाना बनाया। हवाई हमले के सायरन से लाखों लोग शेल्टर में भागे। जैसे ही शहरों में धमाके हुए और इमरजेंसी सेवाएं तुरंत मदद के लिए पहुंची। इस हमले की तीव्रता और सटीकता से पता चला कि यह एक बड़ा हमला था, जिससे रूस के इरादों और युद्ध के अगले चरण के बारे में गंभीर सवाल उठ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ गई, क्योंकि यह हमला महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयासों और आने वाले वैश्विक शिखर सम्मेलनों के साथ हुआ। यूक्रेनियन लोगों के लिए यह डर और बहादुरी का एक और दिन था, क्योंकि दुनिया आधुनिक युद्ध के विनाशकारी प्रभाव को देख रही थी। इस हमले ने संघर्ष की लगातार अस्थिरता और नागरिकों को होने वाले भारी मानवीय नुकसान को उजागर किया। 5 जून के हमले में रूस ने 80 से ज्यादा शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये ड्रोन, जिन्हें अक्सर आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है, और 45 मिसाइलें दागी, जो यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों को निशाना बना रही थीं। इन मिसाइलों में कलिब्र, इस्कंदर जैसे घातक हथियार शामिल थे, और शायद किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल थे, जिनकी गति और मारक क्षमता बहुत अधिक है। ये हमले यूक्रेन के कई क्षेत्रों में हुए, खासकर कीव, ओडेसा, निप्रो जैसे बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। एलविव और खासकर खरकीव में, जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई, जिससे यूक्रेन की हवाई सुरक्षा कमजोर पड़ गई और रशियाई हमलों का खतरा बढ़ गया। खरकीव को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि यह सीमा के पास स्थित है, जिसमें कई लोग हताहत हुए और बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा, जिससे शहर की बुनियादी सेवाएं चरमरा गईं। कम से कम 12 नागरिक मारे गए, जो इस हमले की क्रूरता को दर्शाता है, और 60 से ज्यादा घायल हुए, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। हालांकि बचाव कार्य जारी रहने से यह संख्या बढ़ती रही, क्योंकि मलबे में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। पावर स्टेशन, रिहायशी इमारतें और जरूरी सुविधाएं प्रभावित हुईं, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो गई और अंधेरा छा गया, और जरूरी सेवाएं बाधित हुईं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर निशाना बनाने का मकसद रोजमर्रा की जिंदगी को ठप करना और बुनियादी सुविधाओं से वंचित करना था, और लोगों का मनोबल तोड़ना था, ताकि वे हार मान लें। हमले की व्यापकता और तीव्रता ने रूस की बदलती रणनीति को उजागर किया, जो अब और भी क्रूर होती जा रही है। सस्ती ड्रोन की झुंड का उपयोग करके सुरक्षा को कमजोर करना, उसके बाद सटीक मिसाइल हमले करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तुरंत इस हमले की निंदा की और इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया। लेकिन संयम बरतने की अपील अब तक अनसुनी रही है, क्योंकि रूस अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है। यूक्रेन की आपातकालीन प्रतिक्रिया अपनी सीमा तक पहुंच गई, क्योंकि संसाधनों की कमी है, क्योंकि देश आगे के हमलों के लिए तैयार था और अपनी रक्षा को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। खरकिव रशिया सीमा से बस कुछ ही मील दूर स्थित है, जो इसे रशिया हमलों के लिए एक आसान निशाना बनाता है। यह शहर, जो कभी अपनी जीवंत संस्कृति और शिक्षा के लिए जाना जाता था, अब एक ऐसे स्थान में बदल गया है जहां हर दिन अस्तित्व के लिए संघर्ष है। 5 जून की बमबारी का सबसे ज्यादा शिकार हुआ। इस दिन शहर पर कई मिसाइलें दागी गईं, जिससे व्यापक विनाश हुआ और कई लोगों की जान चली गई। मिसाइलों ने साल्टिवका के रिहायशी ब्लॉक, जहां हजारों लोग रहते थे, को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इमारतों के मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल को कई दिनों तक काम करना पड़ा। एक स्थानीय बाजार, जो हमेशा खरीदारों और विक्रेताओं से आउटजार रहता था, अब खंडहर में तब्दील हो गया है, और प्रशासनिक इमारतों को निशाना बनाया, जिससे शहर के कामकाज में बाधा आई, जिससे सड़कें खंडहर में बदल गईं और आग लग गई। हर तरफ तबाही का मंजर था, और शहर के लोग डर और निराशा में जी रहे थे। बचाव दल रात भर काम करते रहे। अंधेरे और खतरे के बावजूद वे हार मानने को तैयार नहीं थे। मलबे के बीच बचे हुए लोगों को ढूंढते रहे, उम्मीद की एक किरण के साथ कि वे किसी को जीवित पालेंगे, जबकि नए हमलों का खतरा मंडरा रहा था। हर सायरन की आवाज लोगों को डरा देती थी, और वे तुरंत बंकरों और तहखानों में छिप जाते थे। शहर के अस्पताल घायलों के बढ़ते बोझ से जूझ रहे थे। डॉक्टरों और नर्सों को लगातार काम करना पड़ रहा था, ताकि वे सभी जरूरतमंदों की मदद कर सकें, जबकि बिजली और पानी की कमी से राहत प्रयासों में बाधा आ रही थी। इन बुनियादी जरूरतों के बिना जीवन और भी मुश्किल हो गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर पर लक्षित हमले एक खौफनाक रूटीन बन गए हैं।
जिससे शहर की बुनियादी सेवाओं को भारी नुकसान हुआ है, जिनका मकसद नागरिकों के लिए जीवन को असहनीय बनाना है ताकि वे शहर छोड़ने पर मजबूर हो जाएं और यूक्रेन के युद्ध प्रयासों पर दबाव डालना है। रूस चाहता है कि यूक्रेन अपनी रक्षा में कमजोर पड़ जाए। लगातार बमबारी के बावजूद खार्किव के निवासियों ने उल्लेखनीय रेजिलियंस दिखाया है और एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आए हैं। लेकिन हर हमला मनोवैज्ञानिक घावों को गहरा कर देता है, जिससे लोगों के मन में डर और चिंता बनी रहती है। स्कूल ऑनलाइन रहते हैं क्योंकि बच्चों को कक्षाओं में जाना सुरक्षित नहीं है। सार्वजनिक स्थान सुनसान हैं क्योंकि लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं और सायरन की आवाज हमेशा मौजूद रहती है, जो लोगों को लगातार खतरे की याद दिलाती है। स्थानीय अधिकारी उन्नत हवाई रक्षा प्रणालियों के लिए लगातार अपील कर रहे हैं ताकि शहर को हमलों से बचाया जा सके। लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पर्याप्त मदद नहीं मिली है। लेकिन खार्किव की सीमा से निकटता व्यापक सुरक्षा को लगभग असंभव बना देती है, क्योंकि मिसाइलें बहुत कम समय में शहर तक पहुंच सकती हैं। शहर की सहनशीलता का रोजाना परीक्षण होता है, क्योंकि लोग सामान्य जीवन जीने की कोशिश करते हैं, जबकि युद्ध उनके चारों ओर चल रहा है। क्योंकि यह यूक्रेन के प्रतिरोध का प्रतीक है और यह दिखाता है कि यूक्रेनी लोग हार मानने को तैयार नहीं हैं और चल रहे संघर्ष में एक अग्रिम पंक्ति दोनों के रूप में खड़ा है। खार्किव का नियंत्रण दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है। खार्किव का संघर्ष युद्ध के मानवीय नुकसान का प्रतीक है और यह दिखाता है कि नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है और अधिक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की तत्काल आवश्यकता का प्रतीक है। खार्किव को बचाने के लिए दुनिया को एकजुट होना होगा। रशियाई हमला रशिया क्षेत्र के भीतर यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कई हफ्तों के बाद हुआ। ऑपरेशन स्पाइडर वेब कहे जाने वाले इन हमलों ने हवाई अड्डों, तेल रिफाइनरियों और लॉजिस्टिक्स हब को निशाना बनाया, जिससे रूस की युद्ध मशीन बाधित हुई और संघर्ष उसके देश तक पहुंच गया। यूक्रेन निर्मित ड्रोन बढ़ती रेंज और सटीकता के साथ हमला कर रहे थे, जिससे प्रमुख सुविधाओं पर विमानों को नुकसान पहुंचा और आग लग गई। जबकि यूक्रेन आधिकारिक तौर पर अस्पष्ट रहा, अंतर्राष्ट्रीय खुफिया ने इन हमलों की प्रभावशीलता की पुष्टि की। कई विश्लेषकों का मानना है कि 5 जून की बमबारी आंशिक रूप से एक सीधी प्रतिक्रिया थी, एक शक्ति प्रदर्शन जिसका मकसद आगे के यूक्रेनी हमलों को रोकना था। फिर भी संघर्ष का बढ़ना क्रियाओं और रिस्पॉन्सों के एक जटिल जाल से प्रेरित है, जिसमें दोनों पक्ष अपनी स्ट्रैटेजियों को अपना रहे हैं। 5 जून के हमले के पीछे रूस के कई मकसद हैं। यूक्रेनी ड्रोन हमलों का बदला लेना एक कारण है, लेकिन इसका समय एक बड़े नाटो शिखर सम्मेलन से ठीक पहले पश्चिम को एक सोची समझी चेतावनी का सुझाव देता है। अपनी हमलावर क्षमताओं का प्रदर्शन करके मॉस्को का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श को प्रभावित करना और यूक्रेन के लिए बढ़ते समर्थन को रोकना है। यह हमले यूक्रेन के सैन्य बुनियादी ढांचे को भी कमजोर करते हैं और उसकी हवाई रक्षा का परीक्षण करते हैं, जिससे कीव को कॉस्टली संसाधनों को खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह हमला सैन्य, कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों का मिश्रण दर्शाता है, जो सभी रूस की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। वैश्विक प्रतिक्रिया तेज और बंटी हुई थी। वेस्टी नेताओं ने हमलों की निंदा की, यूक्रेन को त्वरित सैन्य और मानवीय सहायता का वादा किया, जिसमें अधिक हवाई रक्षा प्रणालियां भी शामिल थीं। संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल युद्ध विराम की अपील की, लेकिन उसका प्रभाव सीमित रहा। विश्लेषकों ने इस हमले को नाटो के लिए एक चेतावनी और रूस के लंबे संघर्ष के लिए तैयार होने का संकेत दोनों के रूप में देखा। डॉ अनन्या शर्मा, इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज। यह रूस की हमले करने की इच्छा शक्ति का एक क्रूर रिमाइंडर है, चाहे मानवीय कीमत कुछ भी हो। कुछ गैर वेस्टी देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया, जिससे संकट की भू राजनीतिक जटिलता उजागर हुई। खंडित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया शांति के लिए एक एकजुट रास्ता बनाने की चुनौतियों को रेखांकित करती है। यूक्रेन की हवाई रक्षा बलों ने कई ड्रोन और मिसाइलों को रोका, वेस्टी आपूर्ति वाली पैट्रियट और नासामएस जैसी प्रणालियों की बदौलत। फिर भी प्रोजेक्टिल्स की भारी मात्रा ने सुरक्षा को कमजोर कर दिया, जिससे गैप्स पैदा हुए और महत्वपूर्ण विनाश हुआ। आपातकालीन रिस्पॉन्डर्स ने बिजली गुल होने और अराजकता के बीच बचे हुए लोगों को बचाने और आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। प्रत्येक हमला यूक्रेन के महंगे इंटरसेप्टर मिसाइल स्टॉक को कम करता है, जिससे रूस के सस्ते ड्रोन के खिलाफ
एक असमान युद्ध की स्थिति पैदा होती है। यूक्रेन के नेता अपने आसमान की रक्षा के लिए अधिक हवाई रक्षा प्रणालियों और गोला बारूद के लिए अपील करना जारी रखे हुए हैं। रक्षकों और नागरिकों दोनों का रेजिलियंस यूक्रेन के प्रतिरोध की एक परिभाषित विशेषता बनी हुई है। 5 जून के हमले ने आधुनिक संघर्ष में ड्रोन की केंद्रीय भूमिका को दिखाया। रूस का शाहेद ड्रोन का उपयोग सुरक्षा को कमजोर करने का लक्ष्य रखता है, जबकि यूक्रेन के अपने ड्रोन नवाचारों ने रशिया क्षेत्र में गहराई तक हमला किया है। ड्रोन ने युद्ध के मैदान को बदल दिया है। लगातार निगरानी, लंबी दूरी के हमले और मनोवैज्ञानिक युद्ध को सक्षम करना। यह संघर्ष नई तकनीकों के लिए एक परीक्षण मैदान बन गया है। सटीक हथियारों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तक हवाई शक्ति का लोकतंत्रीकरण सैन्य पदानुक्रमों को नया आकार दे रहा है, क्योंकि अब छोटे राष्ट्र भी महत्वपूर्ण हवाई क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। दोनों पक्ष एक तकनीकी हथियार दौड़ में बंद हैं, नई धमकियों और अवसरों के लिए तेजी से अनुकूलन कर रहे हैं। यूक्रेन से मिले सबक आने वाले वर्षों तक वैश्विक सैन्य सिद्धांत को आकार देंगे। 5 जून के हमले ने एक महत्वपूर्ण मोड़ पर तत्काल शांति की उम्मीदों को कम कर दिया है, जिससे एक त्वरित समाधान की संभावनाएं धूमिल हो गई हैं, जिससे दोनों पक्षों के रुख और कड़े हो गए हैं और किसी भी प्रकार के समझौते की गुंजाइश कम होती जा रही है। यूक्रेन के लिए यह हमला प्रतिरोध करने के संकल्प को मजबूत करता है और अपनी भूमि की रक्षा करने की उनकी इच्छा शक्ति को और बढ़ाता है। रूस के लिए यह सैन्य लेवरेज पर निरंतर निर्भरता का संकेत देता है, जो संघर्ष को हल करने के लिए एक सैन्य दृष्टिकोण पर जोर देता है। आगामी नाटो शिखर सम्मेलन पर यूक्रेन की सुरक्षा को मजबूत करने का दबाव है, ताकि देश को आवश्यक सुरक्षा सहायता प्रदान की जा सके, जबकि रूस के साथ सीधे टकराव से बचना है। एक नाजुक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। युद्ध के अट्रिशन का एक पीसने वाला संघर्ष बने रहने की संभावना है, जो दोनों पक्षों को थका देगा, जिसमें नई प्रौद्योगिकियां और स्ट्रैटेजियां इसका मार्ग निर्धारित करेंगी, युद्ध के मैदान पर गतिशीलता को बदल देंगी। स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए केवल युद्ध के मैदान की जीत से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए राजनीतिक बदलाव और निरंतर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की आवश्यकता है, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया जाए। इस बीच यूक्रेन का ध्यान सर्वाइवल, मानवीय राहत और सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित है। अपने नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करना है। दुनिया देख रही है, इस संघर्ष के परिणामों पर बारीकी से नजर रख रही है, खून खराबे के अंत की उम्मीद कर रही है और एक पीसपूर्ण समाधान की आशा कर रही है। भले ही शांति का रास्ता खतरनाक बना हुआ हो और अनिश्चितताओं से भरा हो, यूक्रेन के लोगों का रेजिलियंस निरंतर एडवर्सिटीज के बीच उनकी स्थायी आशा का एक प्रमाण है, जो आने वाली चुनौतियों का सामना करने की उनकी अटूट भावना को दर्शाता है।